नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का जो साइंस है उसका चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं और इनको किन किन भागों में बांटा गया है, तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, शामिल किए जाने वाले हमारे इसमें टॉपिक क्या-क्या हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषता, कि पदार्थ के कण की क्या विशेषता होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो दिया गया है पदार्थ की अवस्थाओं, पदार्थ की कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? कि पदार्थ ऐसी हो सकती है कि जो अपनी अवस्था को बदल सकती है या फिर पहले से जो उसकी ये अवस्था है उसमें आ सकती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा टॉपिक। और तो चौथा हमारा क्या क्या दिया गया, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो हम लोग पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ हम लोग पदार्थ किसको बोलते हैं, वैसे वैसे सभी चीजें जो आपके आसपास दिखाई दे रही है, जितने भी आपके आसपास की सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। ये पेन जो हमारे हाथ में ये पदार्थ है, जो आप सामने टेबल देख रहे हैं वो पदार्थ है, आप जो मोबाइल हाथ में लिए हैं वो पदार्थ है। तो क्या देखिए यहाँ पे जो आप ये फोन चला रहे हैं वो पदार्थ है, ये कुत्ता पदार्थ है, अब जो इतने खाते हैं टेस्टी सारे खाने वो पदार्थ है, कुर्सी टेबल सारे पदार्थ है। कोई भी वस्तु जो कुछ द्रव्यमान, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या फिर जिस जो कुछ स्थान को घेरती हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर वो वाला मैटर हम लोग इसमें नहीं शामिल करेंगे जो बोलते हैं ना भाई मैटर हो गया है बंदे लोग लेके पहुंच, वो मैटर को हम लोग को यहाँ पे शामिल नहीं करना है। तो इसमें क्या क्या हो गया, कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ आयतन घेरती हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला हमारा है, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण अब क्या हुआ, कोई भी वस्तु को जब हम छोटे 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 भागों में बांटे और सबसे जो छोटा भाग हो जिसके बाद और वो छोटा किया नहीं जा सके तो उसको हम लोग बोलते हैं कण। तो क्या हुआ, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वही छोटे छोटे कणों से कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है। जो ये मार्कर है ये भी छोटे 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 कणों से मिलकर ही बना होगा। और किसमें क्या है, इन कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। जो ये छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम लोग परमाणु या फिर अणु कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। तो हम लोग परमाणु क्या किसको बोलेंगे, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अपने आप में अस्तित्व में हो। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अपने आप में अस्तित्व में हो, मतलब कि वो खुद अकेला हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु। और हम लोग अणु किसको बोलेंगे, तो छोटे छोटे परमाणु मिलके जब एक ग्रुप का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु। तो परमाणु किसको बोलते हैं, अणु किसको बोलते हैं, जो अकेले हो उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु। जो अणु परमाणुओं से मिलके बना हो उसको हम लोग अणु बोलेंगे। तो परमाणु अणु, इधर एक परमाणु हो गया हमारा, इधर एक अणु। तो परमाणु अणु हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों की विशेषता, कि पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें हम लोग को बताया गया है पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अभी हमने जाना था कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद ये कण इतने छोटे हैं कि उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से भी हम लोग नहीं देख सकते। आपके पास कोई भी सूक्ष्मदर्शी होगा उससे भी आप यह नहीं देख सकते हैं कि आखिर में ये परमाणु कितने छोटे होते हैं। तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आदि आपके पास हाथ में पानी की एक बूंद ले ले, उस पानी के बूंद में भी आप यदि बढ़िया माइक्रोस्कोप से देखिए, शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक पानी के बूंद में 10 के पावर 21 कण होते हैं। ये जो हमारा पानी का बूंद दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी छोटे छोटे पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कितना होता है, 10 पर पावर 21, यानी कि आप एक के आगे 21 बार जीरो लगा दें, इतने कण होते हैं एक पानी के बूंद में। यानी कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या बताया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को हम 100 ml पानी में डालेंगे। इन घोल को 100 ml बाहर निकालेंगे और दूसरे 90 ml साफ वाले पानी में डालेंगे। जैसे कि इसमें क्या दिखाया गया,
एक हम लोग 100 ml का शुद्ध पानी लेंगे, शुद्ध पानी को बीकर में डालेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 कण डालेंगे, क्रिस्टल यानी कि 2-3 ही क्रिस्टल डालेंगे, जिससे वो पानी का जो रंग है वह गुलाबी हो जाएगा। और इसमें से जो हमने 100 ml पानी को कण डाला है, उसमें यदि ये कलर जो हो गया है, इस कलर वाले से हम लोग 10 ml पानी निकालेंगे और दूसरे साफ 90 ml वाले पानी में डालेंगे। तो ये भी हो जाएगा हमारा 100 ml, 10 और 90 100। तो इसमें से जो हम लोग पानी डालेंगे तो ये देखेंगे कि जो हम नए साफ पानी में डाले ये भी हल्का गुलाबी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इससे 10 ml इसमें डालेंगे तो ये भी गुलाबी हो जाएगा, इससे 10 ml इसमें डालेंगे तो ये भी गुलाबी हो जाएगा। इसका मतलब है कि पदार्थ के इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि ये पूरे में जाके मिल जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग यही 2-3 चम्मच क्रिस्टलों से पूरे के पूरे ड्राम, बड़े बड़े 10 लीटर 50 लीटर पानी को भी कलर कर सकते हैं। यानी कि तो इसमें हमारा एक प्रश्न दिया गया है कि जो लास्ट में हमारा पानी बचा है, तो क्या बोल रहा है, आप क्या देखते हैं पानी अभी भी रंगीन रहता है? तो इसका हम लोग का निष्कर्ष क्या निकलता है, केवल कुछ क्रिस्टल पानी के बड़े आयतन के रंगीन कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ एक क्रिस्टल में लाखों छोटे कण होने चाहिए। एक क्रिस्टल में लाखों छोटे छोटे कण है, जिसकी वजह से यह इतने सारे पानी के बीकरों में जाके अपना कण को फैला दिया है। तो हम क्या इसमें हम लोग नोट में लिखेंगे, हम यही प्रयोग 2 ml डेटॉल के साथ कर सकते हैं। हम लोग पानी के एक बाल्टी में 2 चम्मच यदि डेटॉल का जो चिविलियन होता है उसको डालते हैं, तो देखते हैं कि पूरे बाल्टी में वो धीरे धीरे फैल जाता है और उसका सुगंध पूरे बाल्टी के पानी से आने लगता है। इसका मतलब है कि इसके इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि पूरे बाल्टी में जाके फैल जाते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? जो यदि ठोस है, ठोस के कण एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ के रखते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ के रखे हैं। इन दोनों को हम लोग को अलग करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये क्या हो गया, ठोस। और जो द्रव होता है, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जिससे हम लोग इसमें हाथ भी चला सकते हैं लेकिन पता चल जाएगा कि ये द्रव है। और गैस, गैस के जो कण है थोड़े दूर दूर होते हैं। यहाँ पे जो है गैस, तो सबसे ठोस को सबसे पास पास कण किसके होते हैं, ठोस के, उसके बाद द्रव के, उसके बाद गैस के। ठोस में अंतर कण आकर्षण बल अधिक होते हैं और द्रव में उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे ज्यादा कम। इसलिए तो गैस जहां पर तहां इधर उधर उड़ते रहता है। गैस के कण इधर उधर उड़ते रहते हैं। इसको हम लोग एक और क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। जब हम सुबह सुबह हम लोग उठ के पूजा पाठ करते हैं, तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अगरबत्ती की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि अगरबत्ती को जलाने से उत्पन्न गैस के कण वायु के कणों के साथ मिश्रित हो जाती है और वायु के कणों के साथ पूरे कमरे के तेजी से फैल जाती है। इसका मतलब क्या है, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, तो उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हमारे वातावरण की वायु में जो होते कण उसके साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे हमको यहाँ अगरबत्ती जलाया जाता है तो दूर तक इसकी सुगंध हम लोग को आती है। तो जो इसके कण है सबसे ज्यादा किसमें फैलते हैं, तो वायु में सबसे ज्यादा फैलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो हमारे हाथ में ये मार्कर है इसके कण भी गतिशील है? तो मार्कर हमारे हाथ से भाग के तो नहीं जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो है ठोस जो होते हैं उनके कण इतने मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं कि इधर उधर इसको भागने नहीं देते, लेकिन यह अपने ही स्थान पर, एक ही स्थान पर इधर उधर हल्का हल्का कंपन करते हैं। और द्रव के जो कण होते हैं इधर उधर बाल्टी में जो पानी ले जाइएगा तो उसके कण इधर उधर बहते रहेंगे। और गैस का जो होता है वो तो फ्री होता है, जहां पर तहां ये घूमते रहता है, दिशा में स्वतंत्र रूप से ऊपर तेजी से गति करते रहते हैं। कणों की गति गैस में सर्वाधिक, द्रव में कम और ठोस में पदार्थों के सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद
ठोस में, सबसे कम ठोस में। एक और हमारा क्रियाकलाप दिया गया है, जब जब हम एक बीकर में नमक या चीनी को घोलते हैं तो पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। आप एक बीकर में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो उसको जब बार-बार से घुमाते, 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 तो आप देखते हैं कि उसमें जितना पानी था अभी वही उतना ही है। तो ये आखिर जो हमने 1 चम्मच चीनी डाला वो गया क्या? तो पानी के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है ताकि नमक, चीनी के कण उन स्थानों में जाके आसानी से समा जाते हैं। जो पानी के कण होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, वहाँ पे ये जो चीनी के कण होते हैं वहाँ जाके समावित हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा पानी का स्तर होता है वो ना ही ऊपर होता है ना ही नीचे होता है, चीनी डालने के बाद भी। तो कहाँ जाता है चीनी? पानी के कणों के बीच में। तो क्या हम लोग को पढ़ा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो हमने ये जाना था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं यह रिक्त स्थान गैस में सबसे अधिक, द्रव में सबसे कम और ठोस में सबसे उससे भी कम होता है। इसमें हमारा क्या बताया गया? यह पदार्थ का एक गुण है जो कणों की गति या आंदोलनों पर आधारित है। विसरण गैस, द्रव और ठोस पदार्थ में होता है। विसरण गैसों में अधिकतम और ठोसों में न्यूनतम होता है। कमरे में फैली अगरबत्ती की गंध ये भी विसरण के कारण होता है। विसरण के कारण, विसरण किसको हम लोग बोलेंगे? एक चीज में दूसरे चीज का मिलना, एक चीज में दूसरे चीज का मिलना, जैसे वातावरण में अगरबत्ती के धुएं का मिलना। परफ्यूम हम लोग लगाते हैं तो परफ्यूम हम लोग अपना शर्ट में लगाते हैं लेकिन दूर तक जाता है, क्यों? क्योंकि इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं। और तीसरा क्या दिया गया? एक हम लोग जो बीकर में पानी लें और उसमें उजाला या फिर नील जो होता है उसके कुछ चम्मच को उसमें बूंद डाले तो वह पूरे पानी में फैल जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वह पानी में विसरण कर रहा है। तो यहाँ क्या दिया गया? पानी के कणों के बीच फैले पोटेशियम पर मैग्नेट के कण। पोटेशियम पर मैग्नेट के कण क्या थे कि 100 ml बीकर में हम लोग 2 या 3 क्रिस्टल को डाले थे, फिर भी वो पूरे पानी में फैल गया था। इसका मतलब कि ये द्रव और गैस में बहुत अधिक मात्रा में विसरण करते हैं, जो कि ठोस में नहीं होती है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? विसरण। विसरण विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कण अपने आप में मिलना। विसरण हम लोग क्या किसको बोलेंगे? विभिन्न प्रकार के कण को अपने आप में मिलना। जैसे जो हमारा इत्र या फिर परफ्यूम होता है उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो वायु के कणों में मिल जाना। तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में मिल जाना ही विसरण कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या है? नमक और पानी के अणुओं का विसरण, नमक और पानी के अणुओं का अपने आप में मिलना ही विसरण है। तो हमारा विसरण समझ गए होंगे आप लोग, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के आपस में मिल जाना को हम लोग विसरण बोलते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया और हमारा अगला टॉपिक, अब तक हमने क्या क्या देखा वो देख लीजिए। हम लोग अब तक देखे पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान या फिर कुछ जगह होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान या फिर कुछ जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग ठोस में एक जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, द्रव में थोड़ा इधर उधर जाते हैं और गैस में तो इधर उधर घूमते रहते हैं। और अगला क्या है हमारा? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस सबसे ज्यादा करते हैं, द्रव कम करते हैं और गैस उसका तो बात ही नहीं है, ये तो बहुत दूर दूर में रहते हैं, तो ये सबसे कम करते हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया गया? गतिविधि दिया गया है। एक हमारे यहाँ पे गतिविधि दिया गया, तो ये क्या दिया गया वो हम लोग इसमें समझेंगे। एक लोहे की कील, एक लकड़ी, एक पेंसिल और एक चाक का टुकड़ा लें। एक हम लोग लकड़ी, एक पेंसिल और एक चौक लें, अपने हाथों में एक एक करके तोड़ने का प्रयास करें। हम लोग इन तीनों को एक एक करके तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षा, चौक आसानी से टूट जाता है। जो चौक होगा उसको हम लोग हाथ में लेके भी ऐसे मसल देंगे तो वो टूट जाएगा। लकड़ी, पेंसिल
लकड़ी की पेंसिल को तोड़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होगी। लकड़ी की जो पेंसिल होगी इसको हम लोग तोड़ेंगे तो थोड़ा सा ताकत लगेंगे तो वो टूट जाएगा। और उसके बाद लोहे की कील, जो लोहे की कीलें होंगी वह नहीं टूटेंगी। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि लोहे की कील जो ऐसे करके तोड़ देंगे तो वो नहीं टूटेगी। तो इसका निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, इन मामलों में अंतर कण आकर्षण बल लोहे में अधिकतम और चौक में न्यूनतम होती है। ये तीनों के तीनों ठोस है, लेकिन जो हमारा लोहे में जो इनके कण होते हैं वो बहुत मजबूती से आकर्षण बल किए रहते हैं, और इसके जो चौक है उसका जो आकर्षण बल बहुत कम होगा, जिसके कारण उसको हम लोग अपने हाथ में लेके इसे मसल देंगे तो वह टूट जाएगा। इसका कण आपस में बहुत कमजोरी से पकड़े रहते हैं। हम लोग इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, हवा के माध्यम के साथ हाथ का प्रयास रहे। यदि हम लोग हवा में अपने हाथ को इधर उधर करते हैं तो आसानी से इधर उधर हम लोग अपने हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं, और यदि हम पानी या फिर कोई द्रव में अपने हाथ को करते हैं तो वो द्रव के जो कण होते हैं वो हमारे हाथ को रोकने का प्रयास करते हैं। जब हम पानी में ऐसे ऐसे हाथ को करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमारे हाथ को रोकने का प्रयास करेंगे। और यदि हम एक लोहे, जैसे ये यहाँ पे है हमारा एक पूरा ठोस है, इसके पास यदि हम हाथ को इधर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब ये हमारे हाथ को रोकने का पूरा प्रयास करेगा। तो जो हमारा गैस होगा वो रोकने का उतना प्रयास नहीं करेगा। क्या अभी भी हमारे जो शरीर पे या फिर हाथों पे कहीं भी अभी हवा के कण जो है वातावरण में आके टकरा रहे हैं, लेकिन हम लोग को उतना चोट नहीं लग रहा है। लेकिन यही पानी में होता है, पानी में यदि आप गिर जाते हैं तो उसमें हल्का फुल्का आपको चोट लगता है। इसका मतलब है कि उसके जो कण है वो थोड़े से आसपास है, और जो ठोस है वो पूरे आसपास है। यदि आप कोई ठोस से आपको फेंक के मारे तो आपको बहुत तेज चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो कण है बहुत अपने आप में आकर्षित बल से बने होते हैं। तो इससे हम तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, हवा बहुत कमजोर अंतर कण आकर्षण बल होता है। हवा में बहुत कमजोर अंतर आकर्षण बल होता है। पानी थोड़ा मजबूत अंतर कण आकर्षण होता है, पानी में थोड़ा मजबूत होता है। और लकड़ी लकड़ी बहुत मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, लकड़ी में बहुत ज्यादा अंतर आकर्षण बल होता है। उसके बाद हम लोग का अगला है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी कितनी होती है, तो पदार्थ को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। चौथा और पांचवा भी होता है, लेकिन यह इस टॉपिक मतलब कि ये क्लास में के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उनके बारे में अगले जानेंगे। जो यदि हम लोग किसी भी पदार्थ में अधिक उष्मा देंगे तो उससे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उसमें गति, उसके जो कण होते हैं उसके गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसमें विसरण ज्यादा होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को गर्म पानी में के गिलास में और दूसरे को ठंडे पानी के गिलास में डालें। पोटेशियम पर मैग्नेट के जो कण होता है एक हम गर्म पानी में डालेंगे, एक ठंडे पानी में डालेंगे। अवलोकन, गर्म पानी में रंग तेजी से बदलता है। जो गर्म पानी होगा उसका जो क्रिस्टल होगा वो तेजी से उसमें फैलेगा। इसका मतलब है कि यदि हम गर्म करते हैं तो उसके कण बहुत ज्यादा ही गति करते हैं। निष्कर्ष, तापमान के साथ विसरण बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर विसरण बढ़ता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। उष्मा दी हम लोग तो तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा कण की बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विसरण बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा जो है वो सीधा समानुपाती है तापमान के, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, उष्मा, तापमान में वृद्धि, गति में वृद्धि, यानी कि तापमान में वृद्धि तो गति में वृद्धि। इसमें हम लोग तापमान नहीं दिए तो इसके कण थोड़ा पास पास है। जैसे इसमें हम लोग तापमान देंगे तो इसके कण एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो हम लोग तापमान बनाएंगे तो उसके कण में भी आकर्षण तो हम लोग तापमान यदि बढ़ाएंगे तो उसके कण एक दूसरे से ज्यादा गति करेंगे। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, गरम गरम पके हुए भोजन की गंध विसरण के माध्यम से कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है। हमसे कहीं दूर भी खाना बन रहा है तो जो खाना जब बन रहा है यदि वो गरम गरम है तो उसका जो सुगंध है वो हम तक बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन वही जो ठंडा हो तो वह नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, जो खाना खाने का जो सुगंध है उसके छोटे छोटे जो कण है वो पानी में, वो जो वातावरण में होती है वायु है उसमें जाके मिल जाते हैं, जिससे वो हमारे तक पहुंच पहुंच जाती है। और इसमें एक और इसमें क्या दिया गया है,
जो हमारे पानी के अंदर में भी जीव होते हैं वो कैसे लेते हैं, तो जो हमारे वातावरण के जो ऑक्सीजन होते हैं वो विसरण के कारण पानी में चल जाते हैं, तो जिससे वो वहां पे भी अपने ऑक्सीजन को आपूर्ति कर पाते हैं और वहां पे जिंदा होते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं पानी के अंदर भी होते हैं, तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो होता है वो पानी में विसरण हो जाता है, जिससे वो पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तो हाँ, पदार्थ अभी अपनी अवस्था बदल सकता है। क्या लिखा गया, पदार्थ की अवस्था निम्नलिखित कारणों में बदल सकती है। तापमान में यदि हम लोग परिवर्तन करें तो उसके जो है अवस्था बदल सकती है, और दाब में परिवर्तन करें तो उसकी अवस्था बदल सकती है। जैसे यदि हम लोग ठोस से द्रव में किसी पदार्थ को ले जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगलन, और यही द्रव को यदि ठोस बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जमना। किसी भी द्रव को हम लोग यदि ठोस बनाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जमना। जैसे पानी को हम लोग फ्रिज में रख दें तो वह जम के ठोस हो जाती है। उसके बाद किसी भी ठोस को यदि हम लोग गैस में ले जाना चाहते हैं, ठोस से सीधा गैस में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। कोई भी यदि पदार्थ है उस ठोस से सीधा गैस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। उसके बाद गैस से कोई सीधा ठोस में हो रहा है तो निक्षेपण, निक्षेपण, गैस से ठोस में बनना निक्षेपण, और ठोस से गैस में बनना ऊर्ध्वपातन। और गैस से द्रव में बनना संघनन, गैस से द्रव में बनना संघनन, और द्रव से गैस में बनना वाष्पीकरण। कोई भी द्रव है उसको हम लोग गैस में परिवर्तित करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। जैसे हम लोग यदि पानी को हीट करते हैं तो जो वाष्प बन के उड़ जाता है धीरे धीरे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो हम लोग समझ गए, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, और गैस से ठोस, ठोस से गैस। तापमान के मात्रक, अब हम जानेंगे तापमान के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तापमान के मात्रक, तापमान का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। जो हमारे आसपास जो हमारे जो सब लोग हम लोग यूज करते हैं उसका ऐसा ही मात्रक वो केल्विन होता है। यन मात्रक भी होता है जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसको हम लोग एफ से और इसको डिग्री सेल्सियस से दिखाते हैं। तो हम यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो हम लोग 273.15 को जोड़ देंगे तो वह केल्विन में, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं कि 273 को जोड़ देंगे डिग्री सेल्सियस में तो वो हमारा केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित 0 डिग्री है तो उसको हम लोग केल्विन में करना है तो हम लोग यहाँ पर 273 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 273 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री प्लस 273, तो ये हमारा हो जाएगा 298 डिग्री सेल्सियस, नहीं 298 केल्विन। इसी प्रकार कमरे का तापमान जो होता है हमारा लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस यदि हम लोग इसमें जोड़ेंगे केल्विन में तो 273 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये हो गए तापमान के मात्रक, और भी इससे भी ज्यादा हम लोग जान सकते हैं लेकिन हमारे जो सिलेबस में यही है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या दिया गया है, गैस बर्तन के दीवारों पर क्यों डालती है दबाव। जो गैस होता है उसके जो कण होते हैं वो बर्तन की दीवारों पर क्यों दबाव डालती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गैस के कण उच्च गति से स्वतंत्र रूप से चलते हैं। इस अनिरीक्षित गति के दौरान कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। यानी कि जो हमारा होता है गैस के जो कण होते हैं वो अपने मन से इधर उधर घूमते रहते हैं, और वो जो गैस के कण होते हैं वो दीवारों से टकराते हैं, तो ये एक उन दीवारों पर ये दबाव डालते हैं। तो क्या है, दबाव डालते हैं। गैस में उच्च संपीड़ितता होती है, इसके दो उदाहरण है। गैस को हम लोग उच्च संपीड़ितता होती है जिसको हम लोग गैस को दबा के लिक्विड में बदल सकते हैं। जैसे खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसको हम लोग, जो गैस होता है उसको हम लोग संपीड़ित करके लिक्विड में डाल के टंकी में डाल देते हैं, गैस सिलेंडर में डाल देते हैं, जिससे जब हम उसके नोजल को खोलते हैं तो वह धीरे धीरे गैस बन के निकलता है और हम लोग का खाना बनता है।
उसके बाद ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला सीएनजी, सीएनजी को हम लोग भी संपीड़ितता के कारण ही गैस में बना पाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, स्पंज ठोस है, स्पंज जो हम लोग बर्तन धोते हैं वो ठोस है, फिर भी हम इसे संपीड़ित करने में सक्षम है। क्यों? जो हमारा जो स्पंज होता है वो ठोस है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे पढ़े थे कि ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते, तो इसको हम लोग कैसे दबा सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो है वो छोटे 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 वायु के गैप होते हैं, जिसको हम लोग दबाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, तो वो संपीड़ित हो जाता है। क्योंकि कहते हैं स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में हवा फंसी होती है, उसके बीच हवा होती है, इन स्पंज को दबाते हैं तो यह हवा बाहर निकल जाती है और हम इसे संपीड़ित करने में सक्षम होते हैं। ये जो है हवा बाहर निकल जाती है, जिससे यह संपीड़ित हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, चीनी और नमक जिस जार में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस नहीं है? तो हम लोग पढ़े थे द्रव्य जो है वो किसी का भी आकार ले सकता है, लेकिन चीनी जो है वो तो ठोस है, वो किसी का आकार कैसे ले सकता है? तो चीनी के बहुत सारे जो कण होते हैं वो उस डब्बे का आकार ले लेते हैं। चीनी का जो एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का जो कण होता है वो वो अपना आकार कभी नहीं बदलता, वो जैसा है वैसी ही रहेगा। तो इसका, हाँ वे ठोस है। चीनी या नमक के छोटे क्रिस्टलों का आकार निश्चित होता है, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उसका आकार निश्चित होता है। उसके बाद रबड़ बैंड को खींचने पर अपना आकार बदल सकता है। क्या ये ठोस नहीं है? रबड़ बैंड को हम लोग खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, तो क्या ये ठोस नहीं है? हाँ ये भी ठोस है। क्यों? यदि हम उसको खींचेंगे तो वह रहेगा, उसके बाद हम लोग उसको जब छोड़ देंगे वो फिर पुनः अपने आकार में आ जाएगा। तो यहाँ क्या, हाँ यह इलास्टिक लचीला ठोस है, बल लगाने पर आकार बदलता है लेकिन बल हटाने पर वह उसी आकार में वापस आ जाता है। यद्यपि बल लगाने पर यह टूट सकता है, बल लगाने पर ये टूट सकता है ज्यादा बल लगाने पर, लेकिन यदि हम लोग बल लगा के उसको फिर पुनः छोड़ दें तो फिर वो पहले के आकार में आ जाएगा, मतलब वो ठोस है, लचीला ठोस। उसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में। तो क्या दिया गया, कणों के बीच का स्थान, ठोस में बहुत कम स्थान होता है उनके बीच में, और द्रव गैस से अधिकतम, ठोस से अधिक गैस से कम। जो द्रव होता है उसमें ठोस से अधिक होता है गैप उनके कणों के बीच, और जो द्रव गैस है उनसे थोड़ा कम होता है, और बहुत दूर, गैसों में बहुत दूर होता है। संपीड़िता, संपीड़िता नहीं किया जा सकता, ठोस को दबाया नहीं जा सकता, द्रव को हल्का दबाया जा सकता है, और गैस को नगण्य, नगण्य इसमें मजबूती होता है। कणों की गति, निश्चित स्थान पर कंपन, ठोस का जो है निश्चित स्थान पर कंपन होता है, द्रव का एक दूसरे पर सफर कर सकते हैं, और गैस का इधर उधर तो भागते रहेगा। गति जुड़ता, जो ठोस के कण की गति जुड़ता होता है बहुत कम होता है, और द्रव का ठोस से अधिक होता है, और गैस का अधिकतम होता है। आकार, निश्चित आकार होता है ठोस का, और जो द्रव होता है उसके बर्तन का आकार का आकार ले लेता है। किसी भी द्रव को हम लोग किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो उसके आकार का हो जाएगा। और गैस, कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता, आयतन निश्चित आयतन होता है, और गैस, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। घनत्व उच्चतम होता है, ठोस का घनत्व जो है उसका उच्चतम होता है, द्रव का मध्यम होता है, और गैस का न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। उसके बाद हमारा क्या गया दिया गया, द्रव से गैस वाष्पीकरण या क्वथनांक। द्रव से गैस में कैसे हम लोग परिवर्तन करते हैं? वाष्पीकरण या क्वथनांक, नियत तापमान पर द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया। नियत तापमान पर जो है वह द्रव को गैस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं या क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक, वायुमंडल दाब पर तापमान जिस पर एक द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहलाता है। जो कोई भी जो द्रव होता है जिस तापमान पर वातावरण में गैस में बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग नोट में क्या लिखा है, आमतौर पर गर्म करने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन वाष्पीकरण के दौरान तापमान नियत रहता है। तो ऊष्मा कहाँ जाती है? यह ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण के बल को तोड़ने के लिए द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है। इससे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, क्योंकि तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा,
वायुमंडलीय दाब और क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये क्या लिखा है आपको समझ नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यदि हम कोई एक ठंडा पदार्थ ले, एक बर्फ ले, इसका जिसका तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है, -4 डिग्री सेल्सियस है मतलब वो बर्फ है, उसको हम लोग थोड़ा गर्म किए तो आ गया -2 डिग्री सेल्सियस पर। उसको थोड़ा और हम लोग गर्म करेंगे, थोड़ा और हीट देंगे तो आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वो अभी भी ठोस है। उसके बाद यदि हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वह जब तक वह पानी में लिक्विड में नहीं आ गया, ठोस से जब तक वह द्रव नहीं बन गया तब तक वह 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। इधर ठोस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद ये द्रव में बन गया, ये द्रव हो गया, फिर भी यह 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसमें तो हम लोग जब इसमें उष्मा दे रहे थे तो इसमें जो तापमान है वह परिवर्तित हो रहा था, -2 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग उष्मा दिए हैं लेकिन यह 0 डिग्री से पुनः 0 डिग्री है। तो यह कैसे हुआ? इसका मतलब है कि ये जितने भी हमने इस उष्मा दिए इसके में जो ठोस जो था उसको द्रव में परिवर्तित करने में ही उसका सारा उष्मा खत्म हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? तापमान स्थिर रहा। अवस्था परिवर्तन, इसके जितने भी हम लोग इसमें उष्मा दिए थे वो इसकी अवस्था परिवर्तन करने में खत्म हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा किसमें समझ गए आप लोग? उष्मा फिर देंगे तो हमारा इसके बाद 0 डिग्री के बाद जो हमारा होगा वह तापमान बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो गुप्त उष्मा किसको होता है? 0 डिग्री बर्फ और 0 डिग्री लिक्विड, इन दोनों के बीच में जो हम लोग उष्मा देते हैं लेकिन इसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि ठोस के कण को द्रव में बदलने में इसकी सारी उष्मा खत्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग का है संगलन की गुप्त उष्मा। कणों के बीच आकर्षण बल है, कणों के बीच आकर्षण बल, छिपी हुई उष्मा। ये जो ठोस है उसको लिक्विड में बदलने में जो ये हमने उष्मा दी है वो सारी खत्म हो जाता है। तो नियत तापमान संलग्न तापमान बराबर गलनांक, इसको गलाने में ये सारी उष्मा जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या है? ठोस से द्रव। ठोस से जो कोई भी ठोस है उसको हम लोग द्रव में परिवर्तन कैसे करते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलन या गलना। स्थिर तापमान पर ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया। वो स्थिर तापमान पर जो कोई ठोस है वह द्रव में बदलने की प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं गलना, मेल्टिंग इसी को बोलते हैं। तो गलनांक हमारा क्या हो गया? वह स्थिर तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस द्रव में बदल जाता है। वह स्थिर तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस द्रव में बदल जाता है। कोई ठोस द्रव में जब बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक। वह संगलन की गुप्त उष्मा। गलनांक पर वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। 1 केजी ठोस की द्रव में बदलने में जो आवश्यक उष्मा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मा की मात्रा को हम लोग बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा। तापमान परिवर्तन का प्रभाव उष्मा देने पर। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, हम लोग तो उसमें उष्मा देंगे तो ये ठोस के कण है बहुत पास 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 पास, इसको जब उष्मा देंगे ये द्रव में चला जाएगा, इसका कण थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा हीट पाने के कारण, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। उसके बाद और इसमें हम लोग हीट देंगे तो यह कण गैस बनकर उड़ने लगेगा इधर उधर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस। तो हो गया उष्मा देने पर क्या होता है? ठोस से द्रव, द्रव से गैस। उसके बाद क्या दिया? वाष्पीकरण का कारण। वाष्पीकरण का कारण क्या होता है? ये हमारा हो गया पानी का सतह, इसमें निम्न उष्मा होती है, बल स्थूल द्रव के कणों में भिन्न भिन्न गति ऊर्जा होती है। तरल की सतह पर मौजूद कुछ कण में अन्य कणों की तुलना में अधिक गति ऊर्जा होती है। जो हमारे सतह पर जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसके मुकाबला में ये नीचे वाला शांत होता है। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है इन कणों की बहुत अधिक होती है। ये सतह के कण आपस में आकर्षण बल को दूर करने के लिए गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने में सक्षम होते हैं। ये जो है अपने आकर्षण बल को कम करने के लिए ये गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने में सक्षम होती है। तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। जो वाष्पीकरण है एक सतही
परिघटना है। क्यों? सबसे पहले जो इसका जो वाष्पीकरण होगा ये पहले इसकी सतह पर का होगा, उसके बाद एक सतह का सारा कण वाष्प में परिवर्तन होगा, उसके बाद ही नीचे का जो परत होगा उसके कण परिवर्तित हो गए। तो वाष्पीकरण, तो हम लोग अब जानेंगे वाष्पीकरण। तो हम लोग का क्या है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है एक द्रव अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, वह तापमान जिससे वह लिक्विड से गैस में बन जाए, तो उससे नीचे कोई भी तापमान पर अवस्था में परिवर्तन में हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम कोई भी कपड़े को धूप में रखते हैं तो वह उसमें कुछ तापमान पाने से वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारा कपड़ा सूख जाता है। और शरीर में जो पसीना होता है उसमें जब हवा के कण टकराते हैं तो जो हमारे शरीर में की गर्मी होती है वो उससे उसको वाष्पीकृत कर देती है, जिससे हमारा पसीना बहुत जल्दी ही सूखने लगता है और हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वह हमारे शरीर का हीट बाहर निकल रहा है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिससे पसीना सूख जाता है। तो उसकी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। यदि वाष्पीकरण के कारण ही हमारे जो घर का जो फर्श होता है उसको हम लोग गीला होता है, उसके बाद कुछ देर में वो अपने आप सूख जाता है, तो उसमें भी कौन सा कारण है? वाष्पीकरण का है। अब हम लोग जानेंगे कि वाष्पीकरण और उबालना में क्या अंतर है। तो देखिए, वाष्पीकरण में क्या होता है? यह सभी तापमानों पर होता है। वाष्पीकरण जो होता है ये सभी तापमानों पर होता है, 100 डिग्री से नीचे, 100 डिग्री से ऊपर, इससे कोई मतलब नहीं, यह सभी तापमानों पर होता है। कम तापमान पे भी हो जाता है। यह केवल क्वथनांक पर ही होता है, यह केवल बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री जाएगा तभी होगा। उसके बाद इसके कारण ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के कारण ही ठंडक उत्पन्न होती है। ये हमारा कार्बन, ठोस कार्बन के बारे में है कि ये जो ठोस कार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना को जरूरी नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। ये ठोस से सीधा गैस में बन जाता है। ये जो ठोस है ये सीधा गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो पूरा संपीड़ित किया जाता है तो ये ठोस बन जाता है। और ये जब ठोस है तो ठोस से फिर ये लिक्विड में नहीं आता, ये सीधा गैस में जाता है, जिसके कारण इसी से शादी ब्याह का जो फंक्शन होता है उसमें जो नीचे में आपको धुआं धुआं दिखाई देता है वो इसी के कारण दिखाई देता है। उसके बाद है दाब के परिवर्तन का प्रभाव। दाब से परिवर्तन, पदार्थ पे क्या परिवर्तन पड़ता है उसके बारे में क्या लिखा है? जब किसी गैस का उच्च दाब लगाया जाता है, जब किसी गैस पर उच्च दाब लगाया जाता है तो वह संपीड़ित हो जाती है। जब हम उसका तापमान भी कम करते हैं, साथ में जब वो संपीड़ित होता है तो धीरे धीरे गर्म भी होने लगता है उसके कण, तो उसको हम लोग सीधे धीरे धीरे उसको हम लोग ठंडा भी करते हैं तो वह द्रवित हो जाती है। तो वह जो गैस के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे संपीड़ित होके उसके बाद उसको हम लोग ठंडा करते रहते हैं तो वह द्रवित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पिस्टन एक लगा हुआ है, इसके बाद हम लोग यहाँ दबाते हैं गैस के कण को, धीरे धीरे दबाते दबाते यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ पे देखिए लिक्विड में बन गया। और इसी के कारण, इसी प्रक्रिया का यूज करके जो हमारा एलपीजी गैस होता है उसमें भी गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, हम लोग तापमान देते हैं तो 40 डिग्री से 80 डिग्री हो गया, फिर तापमान दिए तो 80 से 100 हो गया, फिर तापमान देते हैं तो ये 100 से तापमान लिक्विड फॉर्म में है। और जब और तापमान देते हैं तो जो पानी होता है वो गैस में हो जाता है, लेकिन वो जो गैस में होता है और वो जो पानी होता है वो दोनों का टेम्परेचर 100 ही रहता है। तो उसके बीच में जो हम लोग ये जो टेम्परेचर दिए हैं वो सारा हमारा तापमान कहाँ गया? तो क्या तापमान परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था परिवर्तन होती है। क्योंकि वो जो तरल का जो कण है और गैस के कण है उसको अवस्था में परिवर्तन करने में जो सारा ये तापमान टेम्परेचर खत्म हो जाता है। तो 1 केजी उष्मा तरल ठोस बीपी क्वथनांक, क्वथनांक से वाष्पीकरण, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। इसके बीच में जो भी ऊष्मा लगता है जिससे सिर्फ अवस्था परिवर्तित होती है, उसके तापमान परिवर्तन नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे वाष्पीकरण और बॉइलिंग। उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? यह सभी तापमानों पर होता है। कम तापमान में भी वाष्पीकरण हो जाता है, जो हमारे शरीर के पसीना वगैरह में होता है उसमें। ये केवल क्वथनांक पर नहीं होता, एक जो है केवल क्वथनांक पर होता है, पानी उबलने के टाइम। इस इससे इसके कारण ठंडक उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, इसके कारण ठंडक महसूस होती है। यह एक सतही परिघटना, यह एक सतह सतह से ही होती है, अर्थात यह सतह से शुरू होती है। सबसे पहले यह ऊपरी सतह से शुरू होगी, उसके बाद इसमें क्या दिया? यह एक संपूर्ण परिघटना है,
अर्थात यह पूरे तरल से शुरू होती है, या पूरे बिकर के पूरे सतह से शुरू होती है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग दिया गया, हम गर्मियों के कपड़े में सूती कपड़े क्यों, गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि यदि हम सूती वस्त्र में बहुत से छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर का जो पसीना है वो बाहर निकलता है, और बाहर के वातावरण में जो हमारे गर्मी होता है वह वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो जिससे हमको ठंडा महसूस होता है। इसी प्रकार यदि हम लोग प्लास्टिक जैसे कोई कपड़े का प्रयोग करेंगे तो उससे पसीना बाहर नहीं निकलेगा, और पसीना जब बाहर नहीं निकलेगा तो वो वाष्पीकृत नहीं होगा। और इसी प्रकार हम लोग जो हम लोग को बुखार लगता है, तो बुखार में हम लोग सर पे गीले कपड़े की पट्टी रखते हैं। क्यों गीले कपड़े की पट्टी क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो होता है तरल, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को, शरीर के जो हमारा जो तापमान बढ़ा हुआ होता है गर्मी, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और वाष्पीकृत करता है, जिससे हमारे शरीर के तापमान में कमी होती है, जिससे हमारा बुखार जल्दी ठीक होता है। और यहाँ पे वाष्पीकरण ठंडा कैसे पैदा करता है? वाष्पीकरण के दौरान तरल कणों के बीच आकर्षण बल को दूर करने के लिए, तरल पदार्थों के बीच के आकर्षण बल को दूर करने के लिए परिवेश में ऊष्मा ऊर्जा अवशक्तित होती है। इस प्रकार परिवेश में ऊष्मा खो देता है या ठंडा हो जाता है। जब उसको ऊष्मा मिलती है तो वह अपने कण को दूर दूर कर जाता है, जिससे वह अवशोषित हो जाती है ऊष्मा, और वह ठंडा हो जाता है। पसीना आने से ठंडक महसूस होता है। क्यों? कि पसीना वाष्पित हो जाता है और आपकी त्वचा से ऊष्मा ले जाता है। पसीना जब वाष्पित होता है तो हमारे शरीर के जो गर्मी होता है वो गर्मी को भी ले जाता है, जिससे हमारे शरीर को ठंडा महसूस होता है। उसी प्रकार जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसके में से ठंडा पानी क्यों रहता है? क्योंकि उसके सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे वो पानी बाहर निकलता है, और उससे उसके अंदर की गर्मी भी बाहर निकलता है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाता है और गर्मी से बाहर हो जाती है, जिससे ये पानी ठंडा रहता है। उसी प्रकार हम लोग का धूप, आर्द्रता, यदि हमारे वातावरण में ज्यादा कण, पानी के कण है, आर्द्र वायु है, तो वह हमारे शरीर को जल्दी में सूखने नहीं देता, जिससे हमारा आर्द्र वायु के समय में हमारा कपड़ा भी जल्दी से नहीं सूखता है। इसलिए जब बाहर में कण, हवा में पानी के कण नहीं होंगे तो हमारे कपड़ा जल्दी सूखेंगे, और यदि कण होंगे तो कपड़ा लेट से सूखेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया? सतह क्षेत्र पर वाष्पीकरण। सतह कितने मायने रखता है? यदि हम कोई कपड़े को फोल्ड करके इसी प्रकार गीले कपड़े को रख दे तो उसको सूखने में समय लगेगा, और उसी को हम अच्छे से एक फैला के रखें तो उसका सतह फैल जाएगी, और पूरे सतह से वह पानी को लेके इसको जल्दी ही सुखा देगा। गर्म गर्म और ठंडे में भी इसी प्रकार का प्रयोग होता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सारे जितने भी था उसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसके चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? पदार्थ के कणों की विशेषता, कि पदार्थ के कण की क्या विशेषता होती है, क्या होती है? तो उसके कण आपस में बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित रहते हैं और जोर से एक दूसरे से तेजी बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकती है, वाष्पीकरण, ये सब हमने पढ़ा। अच्छा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।